नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस रिवीजन सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस रिवीजन सीरीज का ये 5वां और मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को। तो हम पुर्तगालियों को डिस्कस करेंगे, हम डचों को डिस्कस करेंगे, अंग्रेजों को डिस्कस करेंगे, डेन्स को डिस्कस करेंगे और फ्रांसीसियों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो 3 आंग्ल फ्रेंच कर्नाटक युद्ध हुए उनको भी हम बड़े विस्तार से इस लेक्चर में समझेंगे। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो एक बड़ा टॉपिक ये है जिसे हम ठीक प्रकार से रिवाइज करेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपीपीसीएस का जो रिवीजन सीरीज है, जो क्रैश कोर्स हम लोग चला रहे हैं, इसमें हम पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर करेंगे और पूरा प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसे हम आपको रिवाइज कराएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार इस रिवीजन सीरीज को आप देखते रहिए। निश्चित रूप से ये आपके लिए बेहद लाभकारी होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ देर न करते हुए इस क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये हमारा टॉपिक है। और ये जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये टाइमलाइन है। इसी टाइमलाइन के माध्यम से हम पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो पूरा कौन सी घटनाक्रम कब हुआ, उस घटनाक्रम के पीछे क्या कारण काम कर रहे थे, वो सब हम इस टाइमलाइन के माध्यम से ही पढ़ेंगे। सबसे अच्छा इस टाइमलाइन का यूज ये होता है कि ये रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है, क्योंकि इससे रिवीजन करना, मॉडर्न हिस्ट्री, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन 2 घंटे में हो जाएगा। इस तरह के बॉक्सेस बना करके पढ़ाने से अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना यूजफुल है। ठीक है, तो इसलिए आप सारे लेक्चर्स को ध्यान से मॉडर्न हिस्ट्री के देखिएगा। ये पहला लेक्चर है, थोड़ा सा पृष्ठभूमि हमें समझनी होगी, उसमें समय लग सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, इस टाइमलाइन पर आए हम और हम अपनी कहानी 1453 से प्रारंभ करें, उससे पहले हमें कुछ विषयों को समझना होगा। तो जैसा कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि वास्को डी गामा ने भारत को खोजा। ठीक है, बहुत जो है यूजलेस बात यह है, इसका कोई बेस नहीं है, लेकिन सुनते तो हैं कि भारत को वास्को डी गामा ने खोजा। तो भारत क्या कोई वस्तु थी जिसको वास्को डी गामा ने खोज दिया? या फिर इसके पीछे यह भी तर्क हो सकता है कि भाई वास्को डी गामा पहला यूरोपीय था जो भारत आया, तो इसी को किसी ने कह दिया कि वास्को डी गामा ने भारत को खोजा, अपने अर्थों में कि भाई यूरोपियों ने भारत को का पता लगा लिया तो भारत को। तो ऐसा भी नहीं था। हजारों साल से यूरोप और भारत के साथ व्यापार चल रहा था। तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब इस घटनाक्रम को इतना बड़ा करके कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत को खोजा। ठीक है, तो आइए हम जो है समझें कि पहले कैसे सारी चीजें चल रही थी और वास्को डी गामा ने क्या चमत्कार कर दिया। ठीक है, तो देखिए, यूरोप के साथ भारत का, एशिया का व्यापार हजारों वर्षों से चलता था। 7वीं शताब्दी के बाद ये जो पूरा एरिया है हिंद महासागर का, इंडियन ओशन का और जो है अरब सागर का, इस व्यापार पर 7वीं शताब्दी के बाद अरबों की एकाधिकारिता थी। और भूमध्य सागरीय व्यापार जो था उस पर जनेवा के नागरिकों की एकाधिकारिता थी, इटली के लोगों की एकाधिकार था। ठीक है, अब व्यापार कैसे होता था? तो देखिए, व्यापार के लिए 2 रूट थे। एक तो जो है ये फारस की खाड़ी वाला रूट, तो भारत से कोई सामान चला समुद्र के रास्ते, फारस की खाड़ी पर आया। ठीक है, और वहां से देखिए फारस की खाड़ी से ये इराक और तुर्की तक स्थल मार्ग से गया और उसके बाद जो है भूमध्य सागर को पार करके यूरोप पहुंच गया। एक मार्ग तो ये हो गया। दूसरा मार्ग था लाल सागर वाला मार्ग। ठीक है, तो यहां से कोई जहाज चली लाल सागर होते हुए और फिर ये, अब तो स्वेज नहर यहां बन गई। तो ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये सिकंदरिया का पॉइंट था। ठीक है, मिस्र में सिकंदरिया का पॉइंट था। तो यहां तक पहुंचता था, फिर भूमध्य सागर से ये कहां जाता था? यूरोप जाता था। तो इधर का जो व्यापार था, यानी जो
इंडियन ओशन का व्यापार था, जो एशिया का व्यापार था, यहां प्रभुत्व किसका था? तो अरबों का प्रभुत्व था। और उधर जो व्यापार हो रहा था उस पर किसका प्रभुत्व था? तो उस पर उसको कमांड कर रहे थे जेनेवा के जो व्यापारी थे, उनके कमांड में ये था। दो लोगों के कमांड में ये चीजें चल रही थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए हुआ क्या कि 1453 में एक ऑटोमन साम्राज्य था। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल जिसे हम कहते हैं, इस्तांबुल, उस पर अपना एकाधिकार कर लिया। तो जो दोनों ट्रेड रूट्स थे उसके सेंटर को ऑटोमन तुर्कों ने कंट्रोल कर लिया। 1453 में बेंजाइटाइन अंपायर को हरा करके उन्होंने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। यह कब हुआ? 1453 में। ऑटोमन साम्राज्य वही जिसके लिए भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। ठीक है, कि ऑटोमन शासक की रक्षा की जाए, खिलाफत की रक्षा हो। तो उस ऑटोमन साम्राज्य ने 1453 में इस ट्रेड रूट के सेंटर पर अपनी एकाधिकारिता स्थापित कर ली। अब यूरोप के देशों में यह बात चलने लगी कि कोई ऐसा रूट खोजा जाए जिससे कि इन सब लोगों को बाईपास किया जाए और प्रत्यक्ष सीधे जो है भारत के साथ व्यापार किया जाए। तो इस दिशा में कहानी आगे बढ़ने लगी। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है कि यूरोपीय देशों द्वारा भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से सीधा व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ होने लगा। अब जब यह प्रयास प्रारंभ हुआ तो उस समय कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए जिन्होंने इसमें सहयोग दिया। तो पहला, जहाज रानी निर्माण, तो अच्छे अच्छे क्वालिटी के जहाज बनने लगे। इसके बाद नौ परिवहन में प्रगति हुई, कंपास आ गया। ठीक है, कंपास का आविष्कार हो गया। इसके अलावा यूरोप में पुनर्जागरण, जिसे हम रेनेसा कहते हैं, जो 13वीं शताब्दी से इटली से प्रारंभ हुआ। तो रेनेसा ने लोगों को साहसी बनाया, लोगों को विचारशील बनाया। तो रेनेसा का भी प्रभाव दिखा। इसके अतिरिक्त जो है दो देश जो थे, पुर्तगाल और स्पेन, वो भारी मात्रा में फंडिंग कर रहे थे कि नई नई जगहों को खोजा जाए। और इसी में आप देखें कि पुर्तगाल के तो एक शासक का नाम ही हेनरी द नेविगेटर था। ठीक है, तो ये सारे लोग प्रयास कर रहे थे और इसी दिशा में भारत की खोज की दिशा में ही एक महत्वपूर्ण सफलता। भारत की खोज का मतलब भारत, यूरोप से भारत आने के सीधे रास्ते, मतलब समुद्र के मार्ग द्वारा आने का रास्ता जो खोजा जा रहा था, उसमें सबसे पहली प्रगति मिली 1487 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमो डियाज को। यह पहुंचा उत्तमासा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप। तो यह कैसे पहुंचा इसको आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। हमने यहां पे क्या बताया कि ये पहले मार्ग था, तो भाई कुछ समुद्र में जाइए, फिर उसके बाद कुछ सड़क पे चलिए, फिर समुद्र में जाइए। ठीक है, फिर सड़क मतलब जमीनी मार्ग, फिर पानी का मार्ग। उसने क्या किया, जब वो केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा, ठीक है, यहां पे आपको मैप दिख रहा है। ठीक है, तो यहां से वो चला और ऐसे चलते हुए आप देखिए अटलांटिक ओशन में दक्षिण अफ्रीका के बगल बगल से आते हुए जो है यहां वो केप ऑफ गुड होप पर आ गया। और केप ऑफ गुड होप पर बार्थोलोमो डियाज जब आया तो यहां पर तूफान चल रहे थे, बहुत तेज हवाएं चल रही थी। तो इसने केप ऑफ गुड होप, जिसका बाद में नाम हुआ, उसको कहा केप ऑफ स्ट्रोम। ठीक है, तूफानों का अंतरीप। तो जब पुर्तगाल के राजा को यह समाचार दिया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये केप ऑफ स्ट्रोम नहीं है, गलत मत बोलो, ये केप ऑफ गुड होप है, ये आशाओं का अंतरिप है। ठीक है, तो ये पूरा जो पहले का मार्ग था वो पूरा बाईपास हो गया। ठीक है, और इस तरीके से समुद्र के रास्ते जो है आने का ये काम किया 1487 में। तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा, लेकिन ये भारत तक नहीं आ पाया। केप ऑफ स्ट्रोम से ही ये वापस चला गया। ठीक है, तो पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमो डियाज उत्तमासांतरीप, जिसे हम केप ऑफ गुड होप कहते हैं, वहां 1487 में पहुंचा। इसी तरह से क्रिस्टोफर कोलंबस भी भारत की यात्रा के लिए निकला, लेकिन ये अमेरिका पहुंच गया 1492 ईस्वी में। ठीक है, अब फाइनल जो अटेम्प्ट हुआ वो हुआ 1498 में। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अब्दुल मनीत की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया। उस समय कालीकट का जो शासक था उसका नाम था मनना विक्रमा, और उनकी जो उपाधि थी वो थी जमोरीन। तो कहते हैं कि जमोरीन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया
और बताते हैं कि जब वास्को डी गामा अपने देश में वापस गया यहां से माल ले करके, तो कहते हैं कि उसे अपने माल पे सब लागत हटा करके 60 गुना का मुनाफा हुआ था। तो इतना बड़ा मुनाफा हुआ, और इसमें सबसे बड़ा कारण यह था कि यह डायरेक्ट व्यापार हुआ था। ठीक है, अब इसमें पहले क्या था कि भारत से जाएगा तो अरबों के हाथ में जाएगा, अरबों के हाथ से फिर आगे बढ़ेगा तो फिर वेनिस के व्यापारियों के हाथ में जाएगा, फिर ऐसे क्रम चल रहा था। यहां पे क्या हुआ कि सीधे भारत से माल पुर्तगाल चला गया। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी, और निश्चित रूप से इसने जो है दक्षिण पूर्व एशिया में जो साम्राज्य बनाने की व्यवस्था हुई उसको इसने जो है पुश करने का काम किया। ठीक है, तो इसी वजह से चूंकि ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, ये व्यक्ति सीधे समुद्र से, यूरोप से समुद्र से सीधे भारत पहुंचा था, इसलिए इस घटनाक्रम को बड़ा माना गया। लेकिन ये तो मान लीजिए गलत ही कहा गया कि वास्को डी गामा ने भारत को खोजा, लेकिन चूंकि यह घटनाक्रम बड़ा था यूरोप के लिए, तो इस तरीके से। और यहां पर भी आप जानते हैं कि हमारे यहां भी लोग प्रश्न बना लेते हैं, एग्जामिनर अब प्रश्न पूछेगा कि किसने भारत को खोजा, तो भाई आप परीक्षार्थी हैं तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि वास्को डी गामा ने खोजा। ठीक है, तो ये सारी कहानी, इतना तक हमें समझ में आ गया। अब सीधे जो है हमने पृष्ठभूमि को समझ लिया और सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। उत्तमाशांतरीप पर सबसे पहले कौन पहुंचा, तो बार्थोलोमो डियाज पहुंचा। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचा 1498 में। इससे तो बड़ा प्रश्न पूछा गया है। वास्को डी गामा किसकी सहायता से पहुंचा, तो अब्दुल मनीद नाम का एक गुजराती नाविक था, उसकी सहायता से पहुंचा। कहां पहुंचा, तो ये पहुंचा कालीकट में। किस शासक ने इसका स्वागत किया, तो मनना विक्रमा जमुरीन जिनकी टाइटल थे उन्होंने स्वागत किया इसका। ठीक है, अब आइए जो है अब देखें किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो 1500 ईस्वी में यानी 2 वर्ष बाद पेड्रो अल्वारेज क्रेबल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान भारत आया, और 1503 में यानी लगभग 5 साल बाद ही भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित हो गई। यहां फैक्ट्री लिखने का बस फैक्ट्री लिखा ही जाता है, एक्चुअली वो ट्रेडिंग पॉइंट्स थे, यहां कुछ बनता नहीं था, ट्रेड होता था, तो ट्रेडिंग पॉइंट को हम क्या कहते थे, फैक्ट्री कहते थे। ठीक है, तो पुर्तगालियों का पहला दुर्ग या फैक्ट्री कोचीन केरल में स्थापित हुआ। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो कहां वो स्थापित हुआ, कोचीन में हुआ, केरल में स्थापित हुआ। ठीक है, 1505 में पुर्तगालियों का दूसरा जो दुर्ग था या फैक्ट्री थी वो कन्नूर में स्थापित हुई। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, ये दोनों आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब जब फैक्ट्री सेटअप हो गई 2-2 जगहों पर, तो निश्चित रूप से उसको प्रशासित करने के लिए कोई प्रशासक चाहिए, तो उसका नाम गवर्नर। तो अब गवर्नर की नियुक्ति होगी, तो फ्रांसिस्को अल्मीडा पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर बना। तो आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आप उत्तर देंगे फ्रांसिस्को अल्मीडा पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर था। और इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति, इस बात को ध्यान रख लीजिए। इसमें यह था कि हम सुरक्षा की जगह आक्रामकता की नीति पर चलेंगे, उसे ही कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति। ठीक है, जिन लोगों को बहुत साफ न दिखाई दे, कई लोग कमेंट करते हैं, तो उनको क्या करना है कि 480 पिक्सल पे अपने मोबाइल को सेट कर लें, या लैपटॉप से देख रहे हैं तो वहां सेट कर लें, तो आपको साफ दिखने लगेगी चीजें। ठीक है, तो ये चीजें हुई। ठीक है, फ्रांसिस्को अल्मीडा ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इसने 1509 में गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त जहाजी बेड़े को हराया। ठीक है, 1509 में। और अब इसके बाद से अब हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हुआ। ये मैंने लिखा है, इसका मतलब यह है कि अब पुर्तगालियों को चुनौती देने वाला हिंद महासागर में कोई नहीं बचा। अरबों की जो 7वीं शताब्दी के बाद से ही जो दखल था हिंद महासागर में, उसको पुर्तगालियों ने साफ कर दिया, खत्म कर दिया। और 3 बड़ी सेनाओं गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त जहाजी बेड़े को इसने हराने का काम किया। ठीक है, इसके बाद अल्फासो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बना, ये दूसरा था। ठीक है, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण है कि इसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में जो साम्राज्य पुर्तगालियों ने खड़ा किया। ठीक है,
तो इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने एक महत्वपूर्ण काम किया कि बीजापुर की आदिलशाही से इसने गोवा को जीत लिया 1510 में। तो 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। यह महत्वपूर्ण कार्य था, ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, वो ये है कि अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने को प्रोत्साहित किया और सती प्रथा पर रोक लगाई, ठीक है। तो एक तो यह पक्ष है कि इसने सती प्रथा पर रोक लगाया, लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि लोग कहते हैं कि जब किसी स्त्री के पति को ये पुर्तगाली मार देते थे तो उसे सती इसलिए नहीं होने देते थे कि फिर उसके साथ जो है ये अमानवीय कार्य कर सकें, उससे के साथ जो है फिर जबरन विवाह कर सकें, और मतलब कि स्त्रियां बची रहनी चाहिए, पुरुष जाता है तो चला जाए। इस वजह से इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई, ये भी कहा जाता है, ठीक है। और इसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए इसलिए प्रोत्साहित किया कि भाई कितने लोग पुर्तगाल से आएंगे, अगर यहां साम्राज्य स्थापित करना है तो फिर यहीं के लोगों के साथ जो है अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाना होगा ताकि जो है जनसंख्या हमारी बढ़े, ठीक है। तो ये हुआ। अब जो जो चीजें आपसे पूछी जाएंगी, जैसे पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, उसी तरह से जो महत्वपूर्ण जगह है वहां पर देखिए। तो पुर्तगालियों ने 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया, ठीक है, पूरा दक्षिण पूर्व एशिया का ट्रेड रूट। और 1515 में हरमुज पर अधिकार कर लिया, और तो और इन्होंने अदन पर भी ट्राई किया, लेकिन अदन इनके कब्जे में नहीं आ पाया, ठीक है। देखिए, पुर्तगालियों का जो सामुद्रिक साम्राज्य था उसका नाम था एस्तादो द इंडिया। इसको आपको याद रखना है, पुर्तगालियों का सामुद्रिक साम्राज्य को क्या कहा गया? एस्तादो द इंडिया। इनकी कंपनी को भी कहते हैं एस्तादो द इंडिया, लेकिन जो पुर्तगालियों का सामुद्रिक साम्राज्य था उसको एस्तादो द इंडिया कहा गया, ठीक है। इसके अलावा पुर्तगाली एक व्यवस्था चलाते थे जिससे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, उसे कहते हैं कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, ठीक है। कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था का मतलब था, कार्टेज का मतलब था एक परमिट। वो परमिट आपको पुर्तगालियों से लेना पड़ेगा अगर आपको हिंद महासागर में अपना कोई सामान यहां से वहां भेजना है, किसी को भी। यहां तक कि मुगल बादशाह अकबर को भी कार्टेज लेना पड़ता था, ठीक है। तो कार्टेज तो ये हो गया। आर्मेडा काफिला व्यवस्था ये थी कि अगर जो व्यक्ति कार्टेज ले रहा है उसका किसी अन्य शक्तियों से, जैसे समुद्री डकैत वगैरह हो गए, उनसे रक्षा करने के लिए पुर्तगालियों के जहाज चलते थे, तो उसको कहते थे आर्मेडा काफिला व्यवस्था, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने खुद को सागर का स्वामी घोषित कर लिया था, हिंद महासागर का, कि भाई अब इनको जो है परमिट जारी करने की अधिकारिता हो गई थी, यानी ये कितने शक्तिशाली हो चुके थे, ठीक है। अब जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल आया उसका नाम था नीनो डी कून्हा। ये पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बना 1529 से लेके 38 तक के दौरान। और इसके समय में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ कि पुर्तगालियों की राजधानी जो कोचिन थी वो गोवा में स्थानांतरित हो गई, और जब तक पुर्तगाली 1961 तक जो है गोवा पर अपना आधिपत्य बनाकर रखे रहे, ठीक है। नीनो डी कून्हा ने मद्रास के निकट सेंथोमी तथा बंगाल के हुगली में पुर्तगीज फैक्ट्री स्थापित की, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था पिछले वर्ष, वो ये था कि पुर्तगालियों ने किसने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में प्रयोग किया? तो वो पुर्तगाली ठीक है। तो ये है। इसके अलावा कहां पर महत्वपूर्ण जगहों पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था? ऐसे आपको प्रश्न दे देगा कि इन जगहों पर पुर्तगाली फैक्ट्रियां नहीं थी, या इन 4 में से कहां पे नहीं थी, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए, पुर्तगालियों ने बेसिन पे 1534, दीव में 1535, दमन में 1559 में अधिकार किया और यहां अपनी फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। इसी बीच में, केवल रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, इसी बीच में, क्योंकि हम अलग से ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रारंभ करेंगे अपनी कहानी, उसको भी हमें समझना, लेकिन एक रेफरेंस के लिए मैं यहां बता रहा हूं आपको कि इसी बीच में 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। हम ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है अलग से लेकर के आगे बढ़ेंगे अभी इसके आगे स्लाइड के, ठीक है। अब देखिए 1595-96 में, अब हम डचों की बात कर रहे हैं, कार्नेलिस डी हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान ये
सुमात्रा और बनताम पहुंचा। ठीक है, इसके बाद 1602 में, अब हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ आ गए हैं। ठीक है, तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 साल बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, लेकिन डच भारत में पहले आए ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, तो भारत में डच फैक्ट्री कहां कहां थी? डचों से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमने कवर किया है। तो पहले तो डच फैक्ट्री कहां कहां थी वो देख लीजिए। तो 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत, 1632 में हुगली, 1641 में मलक्का और 1665 में श्रीलंका में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अब 3 फैक्ट महत्वपूर्ण है, वो आइए देखें डचों से। तो बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पिपली में हुई 1627 में। ठीक है, 1653 में हुगली के निकट चीन सूरा में डच दुर्ग की स्थापना हुई, जिसे क्या कहा गया? गुस्ताबुस फोर्ट। 1663 में डचों ने पुर्तगालियों से कोचिन छीनकर यहीं फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। ठीक है, तो पुर्तगालियों के पास था कोचिन, इसको छीन लिया डचों ने और फोर्ट विलियम का इन्होंने निर्माण किया। आप देखिए यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 100 वर्षों तक, ठीक है, अगर हम 1498 से शुरू करें तो लगभग जो है 1605 तक, 100 साल से अधिक तक पुर्तगाली हिंद महासागर के स्वामी बने रहे। इनको चुनौती देने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब डच आए तो डचों ने बहुत तेजी से पुर्तगालियों को पराजित करना प्रारंभ किया। डचों के पास एक विशेष तरह की नाव थी जो छोटी थी आकार में लेकिन बहुत तेज थी, जिसे कहते थे फ्लूट शिप। तो जो पुर्तगालियों के बड़े बड़े जहाज थे वो फ्लूट शिप के तेजी के आगे मात खाने लगे और डच बहुत तेजी से अपना विस्तार करने लगे और पुर्तगालियों को इनके मेन जगहों से ये हटाने लगे। ठीक है, तो देखिए भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय जो वस्त्र थे उनको निर्यात की वस्तु किसने बनाया? तो डचों ने बनाया। और 1650 के दशक में डचों ने कासिम बाजार में रेशम की चक्री का उद्योग लगाया। ठीक है, तो ये तो बात हुई डचों की। अब आगे हम देखेंगे तो बेदरा का युद्ध होगा डच बनाम अंग्रेज, जिसमें कि डचों की हार हो जाएगी और डच भारत की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डचों की कहानी हो गई। अब पुर्तगालियों की कहानी पर हम फिर वापस आते हैं। ठीक है, तो देखिए 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ। ठीक है, तो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ और चार्ल्स को पुर्तगालियों ने बंबई दहेज में दे दिया। आप सोचिए हम लोगों की स्थिति क्या बना दिया था इन औपनिवेशिक लोगों ने कि भारत का कोई स्थान विवाह में दहेज के रूप में दिया जा रहा था। ठीक है, तो ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स को राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने उन्हें बंबई दहेज में दिया, जिसे कि 1668 में चार्ल्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के नाम मात्र के किराए पर दे दिया। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो 1666 विवाह हुआ, 1668 में बंबई मिल गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसी बीच में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और ये जो दौड़ चल रही थी भारत पर अपने आधिपत्य को स्थापित करने की, उस दौड़ में पुर्तगाली, डच, फ्रेंच ही मुख्य थे। ये सब पिछड़ गए। जितनी प्रतिद्वंदी कंपनियां थी उनसे मीलों आगे हो गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का अप्रत्यक्ष शासन मिल गया। उसके पास इतना संसाधन हो गया, इतना पैसा हो गया कि अब उससे लड़ना मुश्किल था। ठीक है, लेकिन 3 आंग्ल फ्रेंच युद्ध को हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब ये बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में, डच बनाम अंग्रेज, डचों की हार हुई और डच भारत की दौड़ से बाहर हो गए। इसके अलावा साष्टी और बसई पर मराठों का अधिकार हो गया। अब हम पुर्तगालियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साष्टी और बसई पर मराठों का अधिकार हो गया। गोवा, दमन और द्वीप में पुर्तगाली सिमट गए। ठीक है, 1739 तक बस इतने दूर में पुर्तगाली सिमट गए और यहीं रह ही गए।
ठीक है। बाद में 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया। ठीक है, तो ये पुर्तगालियों की कहानी हो गई। अब पुर्तगाली अपने साथ क्या लेकर के आए, उनका प्रमुख देन क्या थी भारत को, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो वो देख लीजिए। तो कहा जाता है कि भारत में पुर्तगाली तंबाकू, लाल मिर्च, आलू, मक्का, पपीता, काजू, संतरा, अनानास, मूंगफली, अफीम लेकर के आए और पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। ये सब सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो इसको जो है आप ध्यान रखें। तो अभी हम देखें, हमने डचों की बात कर ली, हमने पुर्तगालियों की बात कर ली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अंग्रेजों की बात करेंगे, हम फ्रांसीसियों की बात करेंगे और थोड़ी बात हम डेन्स के बारे में भी करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अपनी कहानी का प्रारंभ करेंगे 1599 ईस्वी से, जब जॉन मेयर की अध्यक्षता में कुछ व्यापारी इकट्ठे हुए और उन्होंने ये तय किया कि हम एक कंपनी स्थापित करेंगे। तो ये कंपनी स्थापित हुई 1599 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम कहते हैं, और जिसका मूल नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द वेस्ट इंडीज। इसकी स्थापना हो गई और इसे दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजा प्रथम ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार पत्र दे दिया, एक चार्टर्ड दे दिया, यानी शाही आदेश दे दिया कि आप पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो 1601 में जेम्स लिंकेस्टर के नेतृत्व में पहला ब्रिटिश अभियान इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुंचा। यह 1601 में हुआ। इसके बाद 1608 में कैप्टन हॉकिंस ये हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा। ये केबीसी में प्रश्न था शायद 1 करोड़ रुपए का कि कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से आया था। तो कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से आया था 1608 में। ठीक है, और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो ये कि ये पहला अंग्रेज था जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा। ठीक है, ये पहला अंग्रेज था जो समुद्र के मार्ग से भारत पहुंचा 1608 में, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के आया था जो कि अकबर के लिए लिखा गया था। हालांकि अकबर तो इससे पहले ही अकबर की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसे पता नहीं था कि अकबर की मृत्यु हो गई है। तो ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा जब जहांगीर शासक हो चुका था, मुगल बादशाह हो चुका था, लेकिन ये पत्र अकबर के नाम लेकर के आया था। ठीक है, इसको कहते हैं कि तुर्की बोलने बहुत अच्छी तरीके से तुर्की बोल लेता था। तो जहांगीर इससे प्रसन्न हुआ और इसे 400 रुपए का मनसब दिया, इंग्लिश खान की उपाधि दी, लेकिन फैक्ट्री खोलने की अनुमति जहांगीर ने अंग्रेजों को नहीं दी। कैप्टन हॉकिंस को इस बारे में निराश होना पड़ा, इसको अनुमति नहीं मिली। ठीक है, 1609 में चार्टर्ड अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, यही जो 1600 में दिया गया था कंपनी को। ठीक है, 1611 में मसूलीपट्टनम में पहली अंग्रेजी अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना हुई 1611 में। देखिए, पहली अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित हुई 1613 में सूरत में, और यह अस्थायी फैक्ट्री थी। या तो आपसे परीक्षा में यह पूछा जाएगा कि पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो ऑप्शंस में आप देखेंगे तो सूरत होगा। या आपसे यह पूछा जाएगा कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो आप देखेंगे अगर मसूलीपट्टनम वहाँ पे है तो ऑप्शन में सूरत नहीं होगा, क्योंकि इसमें कन्फ्लिक्ट है। तो आपसे हमेशा जब प्रश्न पूछा जाएगा तो अगर मसूलीपट्टनम वो पूछना चाह रहा है तो उस वहाँ पे सूरत नहीं लिखा होगा। और बल्कि ऐसे भी प्रश्न बनाए जाते हैं कि 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम, ये ध्यान रखिएगा, अगर परीक्षा में ये दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाएंगे तो हमेशा उत्तर जो है सूरत ही होगा। हालांकि सूरत ही उत्तर है, लेकिन ये 1611 में अस्थायी फैक्ट्री स्थापित हुई। इसी दौरान 1611 में ही स्वाली का एक युद्ध हुआ, और इस स्वाली के युद्ध में कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त कर दिया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि जहांगीर ने देखा कि अच्छा ये भी सब बहुत बहादुर हैं और बहुत योद्धा हैं, इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया, तो इससे वो प्रसन्न हुआ जहांगीर। तो
उसने बैलेंस्ड करने के लिए फिर अंग्रेजों को अपनी तरफ मिलाना शुरू किया और 1613 में उनको आज्ञा दे दिया कि तुम सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पुर्तगाली मुगल बादशाह से भी कार्टेज लेने के लिए आग्रह करते थे कि आप कार्टेज लेंगे तभी जो है आपका भी सामान जाएगा। मुगल बादशाह से भी इतने शक्तिशाली हो गए थे पुर्तगाली। तो उनको काउंटर करने के लिए जब देख लिया जहांगीर की अंग्रेजों की भी स्थिति है युद्ध करने की, तो उनके काउंटर करने के लिए इसने अंग्रेजों को भी अनुमति दे दी। तो 1613 में जहांगीर की आज्ञा से सूरत में पहली अंग्रेजों की अस्थायी फैक्ट्री बन गई। ठीक है। 1615 में ये दो नाम महत्वपूर्ण है, एक तो कैप्टन हॉकिंस और दूसरा सर थॉमस रो। तो सर थॉमस रो मुगल दरबार में पहुंचा और इसने जहांगीर से कई रियायतें मांगी और जो इसे मिली। 1615 में थॉमस रो मुगल दरबार में पहुंचा। यह भी पूछा जा सकता है थॉमस रो कब पहुंचा। ठीक है। 1623 तक अगर हम देखें, ठीक है, तो सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की फैक्ट्री स्थापित हो गई। 1639 में जो वहां के स्थानीय राजा थे जिनका नाम था दमरेला वेंकटप्पा, उनसे अंग्रेजों को मद्रास लीज पर मिला और यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। ठीक है। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां है? वो है मद्रास में। ठीक है। 1639 में यहां पर भी इनकी फैक्ट्री हो गई। 1651 में बंगाल के मुगल सूबेदार शाह सूजा की अनुमति से हुगली में भी अंग्रेजों की कोठी स्थापित हो गई। ठीक है। तो ये कोठी किस तरह से स्थापित हो रही फैक्ट्री, इससे भी जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और यहां पर आइए, एक चार्ट है, इसको आप जो है देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि डेट्स को लेकर के, तारीख को लेकर के कुछ गलतियां हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से अगर 10-15 मिनट इसे देख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि अच्छा कहां पर किसकी फैक्ट्री थी। ठीक है। डेट्स को इग्नोर कर दीजिए। अब देखिए यहां पे दिया गया है पोर्तुगीज सेटलमेंट कहां है, इंग्लिश सेटलमेंट कहां है, फ्रेंच सेटलमेंट, डच सेटलमेंट, डेनिश सेटलमेंट। ठीक है। देखिए दमन में पुर्तगाली दिखा रहा है। ठीक है। बेसिन में, बंबई में, फिर बंबई से देखिए ये अंग्रेजों को मिल गया। ठीक है। अब यहाँ 1638 लिखा है तो वही डेट्स वगैरह। तो ये जो चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से देख लेंगे तो किसकी फैक्ट्री कहाँ पे थी, पहले वहाँ किसकी फैक्ट्री थी, बाद में किसने टेक ओवर किया, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है। हम आ जाएं पुनः चार्ट पर। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ें। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि 1661 में कैथरीन से चार्ल्स का विवाह हुआ था। 1668 में पुर्तगालियों से अंग्रेजों को दहेज के रूप में बंबई मिला। ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि ये पूरी कहानी लिखने का मतलब नहीं है, कहने का मतलब है कि मिल तो 61 में ही गया, लेकिन 68 में फाइनली कंपनी को मिला। कंपनी को तो 68 में ही मिला। ठीक है। 1687 में सूरत की जगह बंबई प्रेसिडेंसी बनी। तो हम जानते हैं 3 प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी यानी बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी वो पहले बॉम्बे में नहीं थी, वो 1687 में सूरत से बॉम्बे हुई। तो पहले जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की वो बॉम्बे नहीं थी, सूरत थी। इससे जुड़ा हुआ भी परीक्षा में पूछा गया है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी कब बनी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1687 में बनी। उससे पहले अंग्रेजों की जो वेस्टर्न था प्रेसिडेंसी वो सूरत था। ठीक है। बंबई उसके बाद बना। ठीक है। अब इतनी बात हमने अंग्रेजों की कर ली, तो अब फ्रेंच की भी हम एंट्री कराते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमने टाइमलाइन बनाया है। आप बताइए मुझे कैसा बना है, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। तो 1664 में लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई 1664 में। लुई 14वां कौन है? तो लुई 14वां फ्रांस का राजा है। कोलबर्ट कौन है? उसका मंत्री है। और कोलबर्ट के ही प्रयासों से ये जो कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई 1664 में। बहुत लेट ये कंपनी की स्थापना हुई, बहुत लेट इनको ये ज्ञान आया कि अरे पूरब के देशों के साथ व्यापार तो बड़ा मुनाफे का काम है, तो फ्रेंच जो है इसमें पिछड़े। ठीक है। लेकिन फिर इन्होंने बड़ी तेजी से काम किया। तो ये पूछा जाता है कि किसके प्रयासों से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, तो वो कोलबर्ट था। ये बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है। तो 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसी अभियान दल भारत पहुंचा 1667 में। कंपनी कब बनी? 1664 में। ठीक है।
और 1668 में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में, तो फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो सूरत में हुई, ठीक है। 1669 में दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई, ठीक है। इसके बाद 1673 में कैसे विस्तार फ्रांसीसी कर रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। तो 1673 में वलीकोंडपुरम के सूबेदार शेर खान लोधी से फ्रांसीसियों को मिल गया पांडिचेरी, जो इनका आधार स्थल बना बाद में। 1674 में बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान से फ्रांसीसियों को मिल गया चंद्रनगर, तो अब ये बंगाल में आ गए, ठीक है। अब इतना परिचय हमने फ्रांसीसियों का कर लिया, उनके विस्तार को देख लिया। अब फिर से हम अंग्रेजों पर आते हैं। तो देखिए, एक समय के बाद अंग्रेजों में ये भावना आने लगी कि हमें आक्रामक होना है, आक्रामक होना है। और आक्रामक होने के दौरान ही पश्चिमी समुद्र तट पर कुछ जहाज जो मुगल बादशाह के जा रहे थे, हज यात्री जो जा रहे थे, उस समय औरंगजेब बादशाह था, मुगल बादशाह, तो उसके जहाज़ों को इन्होंने पकड़ लिया जोश जोश में। लेकिन उस समय औरंगजेब तो बहुत मजबूत था, ठीक है। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी और उसके क्या किया, तो 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा और हुगली को ये लूटना प्रारंभ कर दिए। हज यात्रियों को पकड़ लिए, जहाज जो जा रही थी हज के लिए मक्का, उसको भी पकड़ लिया इन्होंने। तो फिर एक्शन में आया औरंगजेब। औरंगजेब जब एक्शन में आया तो ये हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तो जाप चारनाक की याचना पर औरंगजेब से अंग्रेजों को क्षमा मिल गई, ठीक है। अब उससे आगे बढ़े जो है, तो 1698 में बंगाल के मुगल सूबेदार अजीम उस शान से अंग्रेजों को मिला सूता नाती, कालीकता और गोविंदपुरी की जमींदारी मिली, इन 3 गांवों की। और इसी 3 गांवों के क्षेत्र को मिलाकर के आधुनिक कलकत्ता अस्तित्व में आया। और कलकत्ता का संस्थापक प्रश्न ये पूछा जाता है तो उसका उत्तर है जाप चारनाक। हालांकि अभी कोर्ट का फैसला आया है वहां के कि मतलब इस तरह कलकत्ता का संस्थापक किसी को बता देना उचित नहीं है, लेकिन अब चूंकि पहले प्रश्न पूछा गया है तो मैं आपको बता रहा हूं कि कलकत्ता का संस्थापक जाप चारनाक को माना जाता है, ठीक है। यहीं पर कलकत्ता पर में ही अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की स्थापना की और इसका जो पहला प्रेसिडेंट था, पहले फैक्टर, प्रेसिडेंट, फिर बाद में गवर्नर शब्द यूज होने लगा ना, तो यहाँ का जो पहला प्रेसिडेंट था वो चार्ल्स आयर था। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, इसको आप जो है याद रखिए। इसी के आगे 1717 में एक ऐसी घटना घटी जिसे ब्रिटिश इतिहासकार ओर्म्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा है। तो 1715 में जॉन सरमन के नेतृत्व में मुगल बादशाह फरुखसियर से मिलने एक दल गया जिसमें एक डॉक्टर था हैमिल्टन। कहते हैं कि एक असाध्य रोग से पीड़ित था फरुखसियर, एकदम परेशान था और उसने मुक्ति दिलाने का काम किया। फरुखसियर का इलाज हैमिल्टन ने कर दिया, इसको आराम हो गया। इसने कहा मांगो, जो मांगते हो वो मैं देता हूं। तो कहते हैं कि उसने कहा कि मुझे पर्सनल कुछ नहीं चाहिए, कंपनी को रियायत दीजिए। तो कंपनी को क्या क्या रियायत हुआ, और यही जो रियायत दिया गया था फरुखसियर द्वारा, वही बाद में जाकर के बंगाल के नवाबों के गले की हड्डी बन गया, जो बार बार उनको कष्ट देता था, और उसी में सिराजुद्दौला भी चला गया, ठीक है। तो 3000 रुपए वार्षिक के बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में मुक्त व्यापार करेगी। 3000 केवल दे दे और कोई चुंगी नहीं ली जाएगी। इसके अलावा 1000 रुपए के बदले सूरत में सभी करों से उसको मुक्ति मिल गई। 1000 दे दो, अब कोई कर नहीं देना सूरत में। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण तो सभी है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता मिल गई। सिक्कों को आप बताइए, अगर किसी के प्रभाव के उच्च स्तर को दर्शाना होता है तो लोग कहते हैं कि अरे उनका तो वहां सिक्का चलता है, अरे उनका तो वहां सिक्का चलता है। सिक्का चलना मतलब किसी के प्रभाव का उच्चतम बिंदु। इसीलिए जितने मुस्लिम शासक थे वो जब शासन में आते थे तो पहला 2 काम वो ये करते थे कि एक तो खुतबा पढ़वाते थे मस्जिद में और दूसरा अपने नाम का सिक्का चलाते थे। तो सिक्का चलना, तो जब सिक्का ही किसी का चल गया तो मुगल साम्राज्य में अंग्रेजों का सिक्का चलने लगा 1717 के बाद। कितना महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है, आप ये सोचिए, ठीक है। अब इतनी बात, अब आइए फिर से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पे, ठीक है। पूरा जलेबी बना हुआ है, वहां फिर वहां, लेकिन मजा है। तो 1720 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को
पुनर्गठित किया गया और इसे कहा गया चिर अस्थायी कंपनी के रूप में इसका पुनर्निर्माण हुआ। अब इसके बाद फिर से फ्रेंच बहुत तेजी से आगे बढ़े, तो उन्होंने 1721 में मॉरिशस, 1725 में माही, 1739 में कारिकल में अपनी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। वो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ 1739 में। 1739 में नादिर शाह ईरान के शासक ने भारत पर आक्रमण किया और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के हाथों उसकी हार हो गई। हालांकि मुगल साम्राज्य उस समय तक तो कमजोर हो ही गया था, लेकिन लोगों को नहीं पता चल रहा था कि बहुत कमजोर है। लेकिन नादिर शाह के सामने जैसे घुटना टेक दिया मुगल साम्राज्य ने, मोहम्मद शाह ने, तो सबको पता चल गया कि ये कमजोर हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो यूरोपीय कंपनियां थीं उनको भी अब ये दिखने लगा कि थोड़ा मेहनत हम करेंगे तो हम भी यहां अपना अधिकार जमा लेंगे। ठीक है, इसलिए इसको लिखा। तो फिर 3 आंग्ल फ्रेंच युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 3 आंग्ल फ्रेंच युद्ध हुए जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। हालांकि ये वैश्विक युद्ध थे, इसी में एक सप्तवर्षीय युद्ध था। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, 3 आंग्ल फ्रेंच युद्ध को इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर फाइनली वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक पराजय हुई। तीसरे आंग्ल फ्रेंच कर्नाटक युद्ध में एक वांडीवास का युद्ध हुआ फेमस 1760 में, उसमें फ्रांसीसियों की निर्णायक पराजय हुई और भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत हो गया। ठीक है, इनका काम खत्म हो गया। अब देखिए डेन्स की भी बात हम कर लें, डेनिस की भी बात हम कर लें। इनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता और इनका कोई कारनामा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनके बारे में पढ़ना, लेकिन थोड़ा पढ़ना है तो समझ लीजिए। तो 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1620 में ट्रांकेबार तमिलनाडु और 1676 में सेरामपुर बंगाल में डेनिस फैक्ट्री की स्थापना हुई। 1845 में डेन ने अपनी सभी फैक्ट्री ब्रिटिश कंपनी को बेचा और वो भारत से चले गए। इनके बारे में इतना ही फैक्ट है। ठीक है, अब आइए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे शासन 1857 तक चलता रहा। पूरा इन्होंने भारत विजय कर लिया, प्लासी जीता, बक्सर जीता, 4 एंग्लो मैसूर युद्ध, 3 एंग्लो मराठा युद्ध, 2 एंग्लो सिख युद्ध। ठीक है, तो 1857 में क्रांति हो गई। क्रांति होने के बाद ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में चला गया भारत। तो 1858 में भारत से बीआईसी का शासन समाप्त हो गया। भारत अब ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष नियंत्रण में चला गया और 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिल गई। तो ये कहानी होगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब फ्रेंचों की बात करें तो 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी भारतीय बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर और केरिकल भारत को सौंप दिया और 1661 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया। अब देखिए किस तरीके से इस टाइमलाइन को हमने बनाया, जिसमें पूरी कहानी सभी कंपनियों को किस क्रम से रखा, इस तरीके से। बाकी आप बताइए मुझे कमेंट करके मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए, आप लोगों के कमेंट से उत्साह मिलता है और अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, इसलिए कमेंट करने में कोताही न बरतें, कमेंट चाप के करें। ठीक है, अब देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्या क्रम रहा, इसको हमें समझना है। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की थी? पुर्तगाल की। कब? 1498 हम मानते हैं वास्को डिगामा से ही। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की स्थापना कब हुई? 1599 में, बाद में आए भारत में। यूनाइटेड स्टेट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, डचों की कंपनी, 1602 में। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिस, 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। इनके आने का क्या क्रम रहा? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, इनके पीछे डच आए, डचों के बाद ब्रिटिश आए, जबकि ब्रिटिशों की कंपनी पहले बन गई थी लेकिन ये बाद में आए। फिर डेनिस आए और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए और भारत से सबसे बाद में गए, 1961 में गए। ये बात को ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद गए। ठीक है, चलिए अब जो है हम 3 कर्नाटक युद्धों की बात करेंगे। आंग्ल फ्रेंच संघर्ष, कर्नाटक युद्ध। ठीक है, अब ये कर्नाटक जो युद्ध है ये दूसरे को छोड़ दिया जाए तो पहला और दूसरा दोनों ये वैश्विक युद्ध थे। तो ये भारत में भी लड़े जा रहे थे, यूरोप में भी लड़े जा रहे थे, ये अमेरिका में भी लड़े जा रहे थे। ठीक है, इन्हें कर्नाटक युद्ध स्थानीय युद्ध दर्शाने के लिए कि भारत में हमें समझने के लिए हो, कर्नाटक युद्ध हम कहते हैं, लेकिन ये जो है एक वैश्विक युद्ध थे। ठीक है, तो
3 युद्ध हुए और ये जो कर्नाटक था ये दक्कन का सूबेदार यानी हैदराबाद का जो आसफ जहां था, जैसे ही उसने जब मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा तो स्थानीय जो सूबेदार थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने शुरू कर दिया। बंगाल में यही हुआ, अवध में यही हुआ, हैदराबाद में भी हुआ। निजामुल मुल्क आसफ जहां ने कब्जा कर लिया तो हैदराबाद के नीचे ये कर्नाटक का क्षेत्र आता था, लेकिन बहुत बड़ा एरिया था, ठीक है, बहुत बढ़िया एरिया था, इस पर नवाब शासन करते थे, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं आप कर्नाटक है, ये हैदराबाद है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी का कर्नाटक हम जानते हैं ऐसे है, लेकिन उस समय का कर्नाटक यानी मद्रास वाला जो रीजन है उसको हम कर्नाटक कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हैदराबाद है और ये नॉर्दर्न सरकार है, ठीक है। चलिए, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो भारत में लड़ा गया उसी की टाइमलाइन लिखिए, 1746 से 48, ठीक है। ये युद्ध प्रारंभ हुआ यूरोप में पहले, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया कि ये एक वैश्विक युद्ध था और क्यों ये लड़ा गया, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मामला था, उसी पर अंग्रेज और फ्रेंच एक दूसरे के आमने सामने आ गए और जब यूरोप में आमने सामने आ गए तो फिर भारत में भी स्थिति बिगड़नी थी। तो भारत में क्या हुआ, तो भारत में इस समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, ठीक है, एक जेंटलमैन आदमी, और मद्रास का गवर्नर था अंग्रेज, मद्रास का अंग्रेज गवर्नर था मोर्स, ठीक है। तो प्रथम आपसे पूछा जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रथम घटनाक्रम क्या था, या प्रथम कर्नाटक युद्ध का भारत में क्या कारण था। तो भारत में तो यह कारण था कि बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए गए और यह युद्ध भड़क गया। हालांकि प्रथम कर्नाटक युद्ध का वैश्विक कारण क्या था, तो वैश्विक कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मामला। और यहां पर कब यह भड़का, तो जब 1746 में बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए गए, ठीक है। तो डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर ला बुर्दने के सहयोग से मद्रास को जीत लिया और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन का हस्तक्षेप। अब ये देखिए, अब ये सब बाहरी कंपनियां आई हुई हैं, अंग्रेज हैं, फ्रेंच हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। और कर्नाटक का नवाब कौन है, कर्नाटक का नवाब है अनवरुद्दीन। उसने कहा कि हमारे राज्य में क्या सब तुम किलाबंदी कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, सब बंद करो। तो कहते हैं कि जो है अंग्रेज माने, फ्रेंच नहीं माने। तो फिर क्या हुआ देखिए, तो जब ये लोग माने नहीं बात अनवरुद्दीन की, वही नवाब थे कर्नाटक के, तो नवाब साहब ने एक बड़ी सेना भेज दी कि जाओ इन फ्रेंचों को, ये सब बाहर से आए हैं और ये परेशान कर रहे हैं, इनको सबक सिखाओ। लेकिन परिणाम हो गया उल्टा, और इसका बड़ा जो है बहुत बड़ा मैसेज गया, वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन पहले ये देख लीजिए हुआ क्या। तो 1748 में जब अंग्रेज और फ्रेंच आपस में उलझे हुए हैं, अनवरुद्दीन ने हस्तक्षेप कर दिया, कहा कि भाई हमारे राज्य में सब बंद करो काम, ये सब नहीं माने। तो फिर जो है एक युद्ध हुआ 1748 में, ठीक है, सेंट थोमे का युद्ध। किसके बीच, फ्रांसीसी और नवाब अनवरुद्दीन के बीच। जब आज्ञा नहीं माना फ्रेंचों ने तो नवाब ने सेना भेजी। तो कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में 230 फ्रेंच और 700 भारतीय सैनिक, लगभग जो है 950 लोग, महफूज खान के नेतृत्व वाली 10,000 की भारतीय सेना को हरा दिया। 10,000 भारतीय सेना को 230 फ्रेंच और 700 भारतीयों की सेना ने हरा दिया। इस युद्ध को हम जानते हैं सेंट थोमे का युद्ध। यह युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया था, 1748 में लड़ा गया था। और इस युद्ध का बहुत बड़ा मैसेज यह था कि अब यह स्पष्ट हो गया कि आधुनिक समय की छोटी सेना, संगठित सेना, अनुशासित सेना, आधुनिक अस्त्र शस्त्र से एक मध्यकालीन सेना, एक अनुशासित सेना, एक भीड़ के झुंड के रूप में व्यवहार करने वाली सेना को बड़े आसानी से हरा देगी। और इसी युद्ध ने यूरोपीय शक्तियों की उम्मीद को बढ़ा दिया कि फिर इन्होंने जो है हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध में भी भाग लेना प्रारंभ कर दिया। वो मैसेज इसी युद्ध से गया था, क्योंकि एकाएक जो है अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को समझ में आ गया कि अरे ये तो बहुत कमजोर है, 10-10 हजार की सेना भेज रहे हैं और हार जा रहे हैं। ठीक है, चलिए
अब जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, ध्यान दीजिए, तो एला सापेल की संधि हुई 1748 में। आपसे पूछा जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मैच कराइए तो याद रखिए और फिर उसके आगे संधियों का नाम दे देगा, ठीक है। तो ए ला सापेल की संधि 1748 में हुई। इससे क्या हुआ, तो ऑस्ट्रिया के युद्ध की समाप्ति हो गई और भारत में भी कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई। और इस संधि के तहत अमेरिका में लुई वर्ग फ्रांसीसियों को मिला, मैंने बताया ना वैश्विक युद्ध था, तो अमेरिका में लुई वर्ग फ्रांसीसियों को मिला और भारत में मद्रास अंग्रेजों को मिला, ठीक है। अब दूसरा कर्नाटक युद्ध, ये युद्ध स्थानीय था जैसा मैंने बताया, और ये हुआ हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के मामलों को लेकर के। दोनों पक्ष को, एक पक्ष को जो है फ्रेंच ने अपना सपोर्ट दिया और दूसरे पक्ष को अंग्रेजों ने अपना सपोर्ट दिया, और इन दोनों कंपनियों के मदद से ये हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया और कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया। चलिए एक बार समझ लें। तो देखिए 1748 में हैदराबाद के निजाम आसफ जहां निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गई, तो उनके पुत्र नासिर जंग और उनके पौत्र मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ, ठीक है। अब ये बहुत अच्छे से समझाने वाली चीजें हैं, लेकिन हम जल्दी में समझ लेते हैं जो फैक्ट्स है, ठीक है। इसी समय कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चांद साहब के बीच भी उत्तराधिकार का युद्ध हो गया, एक तरफ हैदराबाद में, एक तरफ कर्नाटक में। अब देखिए, तो डुप्ले ने इस राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए कर्नाटक में इसने चांदा साहब को सपोर्ट कर दिया कि हम चांदा साहब के पक्ष में हैं, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को समर्थन कर दिया, ठीक। तो फ्रेंच का सपोर्ट चांदा साहब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को हो गया। फिर अंग्रेजों ने कर्नाटक में अनवरुद्दीन का सपोर्ट किया और हैदराबाद में नासिर जंग का समर्थन कर दिया, ठीक है। दोनों अपोजिट साइड जो है उत्तराधिकार के युद्ध में आ गए। तो 1749 में एक युद्ध लड़ा गया, अंबूर का युद्ध, ठीक है। ये सब युद्ध आपसे पूछे जाएंगे। तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेना ने अनवरुद्दीन पर आक्रमण करा और उसे मार डाला, ठीक है। अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली भागकर त्रिचनापल्ली चला गया और चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बन गए, ठीक है। तो अनवरुद्दीन मारा गया, मोहम्मद अली जो अनवरुद्दीन मारा गया, मोहम्मद अली जो अनवरुद्दीन का पुत्र था वो भाग के त्रिचनापल्ली चला गया और फ्रेंच के सपोर्ट से चांदा साहब कर्नाटक के नवाब बन गए। चांदा साहब फ्रेंचों के सहयोग से कर्नाटक के नवाब बन गए। अब देखिए, अब ये कर्नाटक के नवाब बन गए हैं, लेकिन इनको पता है कि जब तक मोहम्मद अली है तब तक हमारा रास्ता साफ नहीं है, तो उसको त्रिचनापल्ली के किले में घेर के हम मार दें। तो अब ये आगे बढ़ते हैं और यहीं से एक व्यक्ति क्लाइव जो कि उभरता है और जो है बहुत तेजी से वो विकास करता है, क्लाइव, ठीक है। वो क्या करता है देखिए, तो फिर 1750 में नासिर जंग और अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, किंतु अपने सैनिकों के विद्रोह में नासिर जंग मारा गया। डुप्ले ने तुरंत मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम बना दिया और बदले में फ्रांसीसी कंपनी को ढेर सारा वो मिला, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम थे तो पहले इसे ही समझ लीजिए, ठीक है। तो फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब चांदा साहब ने मोहम्मद अली की शरण स्थली त्रिचनापल्ली को घेर लिया कि भाई त्रिचनापल्ली पर अधिकार करो, तभी तो कुछ काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी मोहम्मद अली जिंदा है, ठीक है। मोहम्मद अली ने कहा अंग्रेजों से कि हमारी मदद करो। मोहम्मद अली ने क्या कहा, भाई तुम हमारे पिताजी का सपोर्ट कर रहे थे, अब हमारा भी सपोर्ट करो। त्रिचनापल्ली में हम घेर लिए गए हैं, फ्रेंच और चांदा साहब ने मिलकर के हमें घेर लिया है, ठीक है। तो यहीं पर क्लाइव ने एक आइडिया दिया कि हम त्रिचनापल्ली पर जोर लगाने की जगह जहां मोहम्मद अली जहां पर छुपा हुआ है और उसको घेर करके बैठे हैं चंदा साहब और फ्रेंच, तो वहां जाकर लड़ने से अच्छा है कि इस समय जो मेन राजधानी है कर्नाटक की आरकट, उस पर क्यों न घेरा डालते हैं, हम त्रिचनापल्ली क्यों लड़ने जाए। सब लोग कह रहे थे, योजना बना रहे थे त्रिचनापल्ली, चलो उसने कहा त्रिचनापल्ली को छोड़ो, वहां बड़ी फौज है, इनकी राजधानी को ही ओवरटेक कर लो, इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तो ये बड़ा जो है उस समय बहुत साहसी विचार भी था और इसके अलावा जो है एक यूनिक विचार था, ठीक है।
तो अगस्त 1751 में क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने एक छोटी सेना की मदद से कर्नाटक की राजधानी आर्काट को जीत लिया। ठीक है, आर्काट में जीत हासिल करने के पश्चात क्लाइव और लॉरेंस आगे बढ़ते हुए 1791 में ही चंदा साहब तथा फ्रांसीसी कमांडर ला को पराजित कर तिरुचिरापल्ली पर भी अधिकार कर लिया। चंदा साहब की हत्या कर दी गई और मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया। तो यहां पर जीत गया अंग्रेज। 1754 में डुप्ले को वापस भारत से बुला लिया गया। डुप्ले एक करिश्माई व्यक्ति था। जब तक डुप्ले था, डुप्ले ही वो व्यक्ति था जिसने कि भारत में साम्राज्य निर्माण हो सकता है इसका जो है ताना बाना बुनना शुरू किया। डुप्ले ही वो व्यक्ति था जिसने कि स्थानीय शासकों के झगड़ों में हस्तक्षेप, किंतु फ्रेंच सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और डुप्ले के साथ ही फ्रांसीसियों का भाग्य भारत में एक प्रकार से डूब गया। ठीक है, तो 1754 में डुप्ले को वापस बुलाया गया और उसके स्थान पर गोडहू को भारत में फ्रांसीसी प्रदेशों का गवर्नर बनाया गया। और फाइनली पांडिचेरी की संधि हुई 1755 में। क्या हुआ इस संधि में? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। पहला तो काम यह हुआ। दूसरा, फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों ने यह तय किया कि वो भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और दोनों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को लौटा करके यथास्थिति को कायम कर दिया। तो यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद पांडिचेरी की संधि हुई। फिर हुआ तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 के दौरान। ठीक है, और ये 1756 में यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। ये बहुत बड़ा युद्ध था। जब तक प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ था तो सप्तवर्षीय युद्ध को ही विश्व युद्ध कहते थे। अमेरिका में, यूरोप में और भारत तीनों जगह पर लड़ा गया। ठीक है, तो 1757 में हुए प्लासी के युद्ध में विजय अंग्रेजों ने अब तक प्राप्त कर ली थी। वो बहुत मजबूत हो गए थे। 1756 से ये युद्ध हुआ था। उनको चुनौती देना अब भारत में बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो फ्रांस की सरकार ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति और प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने के लिए काउंट डी लाली के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। लाली अप्रैल 1758 में भारत पहुंचा और लाली जून 1758 में अंग्रेजों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात लाली तंजावुर का घेरा डाला, असफल हुआ। फाइनली देखिए वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में और ये निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया आयरकूट ने। ठीक है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना को लीड किया आयरकूट ने और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया काउंट डी लाली ने। और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक पराजय हुई और इस युद्ध के साथ ही भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत हो गया। 1761 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के आधार स्थल पांडिचेरी पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, तो फिर पेरिस की संधि हुई 1763 में। इसी पेरिस की संधि के माध्यम से ये युद्ध समाप्त हुआ। तो क्या क्या शर्त थी आइए एक बार देख लें। तो फ्रांसीसियों को पांडिचेरी, माही, चंद्रनगर आदि उनके क्षेत्र लौटा दिए गए, लेकिन वो वहां किलाबंदी नहीं कर सकते थे। यह कहा गया भारत के पूर्वी तट पर फ्रांसीसी सैनिकों की संख्या सीमित कर दी गई। बंगाल में फ्रांसीसियों को केवल व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। दक्षिण में मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब, सलावत जंग को हैदराबाद का निजाम स्वीकार कर लिया गया और वहां से फ्रांसीसी प्रभाव समाप्त कर दिया गया। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक रहा जिसके पश्चात फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो गए और अंग्रेजों के लिए भारत में साम्राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो इस प्रकार से हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को देखा और साथ ही साथ 3 आंग्ल फ्रेंच कर्नाटक युद्धों को भी विस्तार से समझा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।